गेट बंद करने दो। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। 23 जून 2026 की रात मुंबई की लोकल ट्रेन में जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। और जिसने भी ये खबर सुनी वो बस यही सोचता रह गया कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे बन गई और कैसे एक इंसान ने गुस्से में आकर दूसरे की जान ले ली और फिर इतनी भीड़ के बीच से आरोपी भाग भी गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही तेजी से सुलझा दिया और सिर्फ 15 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। और आज हम इसी पूरे मामले को एकदम शुरू से आखिर तक समझने वाले हैं कि ट्रेन में आखिर हुआ क्या था, आरोपी कौन था, मयंक लोहार कौन था, विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे रोशन ने मयंक की जान ले ली और फिर कैसे पुलिस ने आरोपी को 15 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये घटना मंगलवार की रात का है जब चर्च गेट से नालासोपारा जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन चल रही थी। हालांकि बारिश की वजह से ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। इसी बीच जब ट्रेन अंधेरी के पास पहुंची तो एक शख्स स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा और उसी डिब्बे में बैठ गया। इस शख्स का नाम रोशन सुवर्णा था, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी और वो मीरा रोड इलाके का रहने वाला था। रोशन अंधेरी ईस्ट में एयरपोर्ट के पास एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी में काम करता था और उस दिन उसने अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद शराब पी रखी थी। बताया गया कि उसने रम की पूरी बोतल पी ली थी और जब वो घर जाने के लिए निकला तो बारिश इतनी ज्यादा थी कि उसे कैब भी नहीं मिली। फिर उसने आखिरकार लोकल पकड़ने का फैसला किया। उसी डिब्बे में 22 साल का मयंक लोहार भी मौजूद था। मयंक वसई का रहने वाला था और अपनी रोजमर्रा की तरह ट्रेन से सफर कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा के साथ पानी डिब्बे के अंदर भी आ रहा था। मयंक ने जब ये देखा तो उसने ट्रेन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन यही बात रोशन को पसंद नहीं आई। इसी बात पर दोनों के बीच पहले बहस हुई, फिर आवाज तेज हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि डिब्बे में बैठे बाकी लोग भी बीच में आ गए। कुछ यात्रियों ने रोशन को पीछे हटाने की कोशिश की और मयंक को दूसरे तरफ ले जाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रोशन का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो नशे में था और उसी हालत में उसने अपने बैग से चाकू निकाल लिया और देखते ही देखते मयंक के पेट में वार कर दिया। बताया जाता है कि हमला इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ सेकंड के अंदर डिब्बे में चीख पुकार मच गई और लोग डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि सामने एक आदमी चाकू लेकर खड़ा था और कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जैसे ही ट्रेन बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास पहुंची और ट्रेन पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि आरोपी रोशन चलती ट्रेन से कूद गया और प्लेटफॉर्म की भीड़ में घुसकर गायब हो गया। उस वक्त स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि वो आसानी से लोगों के बीच निकल गया और पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पास न तो उसका साफ नाम था न पूरा पता, नहीं कोई पक्का सुराग, सिर्फ एक धुंधला चेहरा था जो स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुआ था और एक वीडियो जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं एक आदमी ने बनाया था। इधर घायल मयंक को तुरंत स्टेशन के इमरजेंसी रूम ले जाया गया और फिर उसे कांदिवली के शताब्दी अस्पताल भेजा गया, लेकिन घाव बहुत गहरा था और डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बावजूद मयंक की जान चली गई। इस घटना के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस ने जान से मारने का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत बड़ा मैनहंट शुरू किया और इस ऑपरेशन में अलग अलग जगहों की टीमों को लगाकर कुल 7 टीम बनाई गई। एक टीम का काम था सीसीटीवी फुटेज खंगालना, दूसरी टीम गवाहों से पूछताछ कर रही थी, तीसरी टीम स्टेशन के बाहर के ट्रैफिक कैमरों को देख रही थी और बाकी टीमें टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड सर्च में लगी थीं। पुलिस ने चर्च गेट से लेकर नालासोपारा तक के 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया और इसी दौरान एक फुटेज पुलिस के हाथ लगी जिसने पूरा केस बदल दिया। उस फुटेज में आरोपी की टी शर्ट पर कंपनी का लोगो साफ दिख रहा था। पुलिस ने उस लोगो को तुरंत पहचान लिया और पता चला कि ये लोगो एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी का है। फिर पुलिस बिना देर किए उस कंपनी के ऑफिस पहुंची और वहां से आरोपी की पहचान रोशन सुवर्णा के रूप में कर ली गई। अब पुलिस को उसका नाम भी मिल गया, पता भी मिल गया और परिवार का कुछ जानकारी भी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के रिकॉर्ड से उसका घर का पता और मोबाइल नंबर निकाल लिया और अब जांच और तेज हो गई। इधर दूसरी टीम ने स्टेशन के बाहर लगे ट्रैफिक कैमरों से एक ऑटो रिक्शा ट्रैक किया जो बोरीवली स्टेशन से निकलने के बाद मीरा रोड की तरफ जा रहा था। पुलिस ने कैमरा दर कैमरा उस ऑटो का पीछा किया और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि आरोपी मीरा रोड इलाके में ही गया है। अब पुलिस की टीमें तुरंत मीरा रोड के लिए रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि आरोपी वहां से पहले ही निकल चुका है। पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी और वो उसके घर पहुंची जो मीरा रोड के साईं बाबा नगर में मेघदूत टावर में बताया गया था। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने रोशन के 65 साल के पिता बाबू सुवर्णा आए। पुलिस ने जब उन्हें सीसीटीवी में चेहरा दिखाया तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया और वहीं से मामले की दिशा बदल गई।
पिता ने पुलिस को बताया कि रोशन का स्वभाव काफी गुस्सैल था और वो अक्सर शराब पीता था। उन्होंने ये भी बताया कि रात को जब रोशन घर आया था तो घर वालों को उस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसका देर से आना नई बात नहीं थी। लेकिन घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले नहाया, अपने कपड़े बदले और खून से सने कपड़े एक बैग में भर दिए। पिता ने यह भी बताया कि रोशन ने परिवार से कहा था कि वो जल्दी वापस आएगा, और बाद में उसने कहा कि वो पनवेल में अपने मामा के घर जा रहा है और वहां से बेंगलुरु के लिए बस पकड़ेगा। इसके बाद उसने कैब बुक की और घर से निकल गया। बाबू सुवर्णा ने पुलिस को रोशन का एक्टिव मोबाइल नंबर भी दे दिया और यहीं से पुलिस को सबसे पक्की लीड मिल गई। पुलिस ने मोबाइल नंबर के जरिए टेक्निकल सर्विलांस शुरू किया और उसकी लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि रोशन इस वक्त पनवेल इलाके में मौजूद है। मोबाइल की लोकेशन लगातार बदल नहीं रही थी, जिससे पुलिस को अंदाजा हो गया कि वो किसी जगह रुककर आगे जाने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड और हाल ही की गतिविधियों की भी जांच शुरू की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने किसी से संपर्क किया है या नहीं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घर से निकलने के बाद उसने किसी करीबी से ज्यादा बातचीत नहीं की थी और पूरी कोशिश कर रहा था कि बिना किसी शक के शहर से बाहर निकल जाए। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि अगर थोड़ी भी देरी हुई तो रोशन मुंबई से बाहर निकल सकता है और उसके बाद उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसी दौरान पुलिस को एक और बड़ी जानकारी मिली कि रोशन ने बेंगलुरु जाने वाली बस में टिकट बुक कर ली है और बस दोपहर के करीब 3 बजे रवाना होने वाली थी। उस वक्त करीब 2 बजे थे और पुलिस के पास बस 1 घंटे का समय बचा था। अब उनके पास जरा भी देरी की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए एक टीम तुरंत पनवेल के लिए रवाना कर दी गई। रास्ते भर पुलिस की टीम लगातार उसकी लाइव लोकेशन पर नजर बनाए हुए थी, ताकि अगर वो बस स्टैंड छोड़कर कहीं और जाए तो तुरंत उसका पीछा किया जा सके। पुलिस ने रास्ते में ही पूरी रणनीति तैयार कर ली थी कि उसे बिना किसी हंगामे के हिरासत में लेना है, क्योंकि बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी और किसी भी तरह की अफरा तफरी से स्थिति बिगड़ सकती थी। जब पुलिस पनवेल पहुंची तो टीम ने सबसे पहले बस स्टैंड के आसपास अलग अलग जगहों पर नजर रखनी शुरू की। कुछ पुलिस यात्रियों के बीच आम लोगों की तरह खड़े हो गए, जबकि कुछ लोग दूर से उस इलाके पर नजर बनाए हुए थे। मोबाइल की आखिरी लोकेशन और उसकी पहचान के आधार पर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। वहां जाकर पुलिस ने देखा कि रोशन बस स्टैंड के पास बैठा हुआ था और अपनी बस का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और वो बार बार बसों की तरफ देख रहा था। जैसे ही पुलिस को पूरा भरोसा हुआ कि वही रोशन है, टीम ने बिना समय गंवाए उसे चारों तरफ से घेर लिया और अचानक उसके सामने पहुंच गई। रोशन कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी और वो लगातार पुलिस से पूछ रहा था कि आखिर उसे क्यों पकड़ा गया है। हिरासत में लेने के बाद रोशन का चेहरा साफ बता रहा था कि वो डरा हुआ है और हैरान भी है। पुलिस पूछताछ में वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि जिस पर उसने हमला किया है उसकी हालत कैसी है। शुरुआत में वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने एक एक सबूत रखना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। पुलिस ने शुरू में उसे यही बताया कि पीड़ित का इलाज चल रहा है, ताकि उससे पूरी सच्चाई निकलवाई जा सके। पूछताछ के दौरान उसके हाव भाव लगातार बदल रहे थे और वो बेहद परेशान नजर आ रहा था। लेकिन बाद में जब उसे उसकी मृत्यु की खबर दी गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर तक वो बिल्कुल शांत बैठा रहा और उसके चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिखाई देने लगा। इसके बाद बोरीवली जीआरपी ने रोशन को औपचारिक रूप से हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें तो ये पुलिस की काफी तेज और सटीक कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इतने कम समय में किसी आरोपी को ट्रैक करना आसान काम नहीं होता, खासकर तब जब उसके पास कोई पक्का डिटेल ना हो और वो इतनी भीड़ में भाग गया हो। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और परिवार से मिली जानकारी ने पुलिस को बहुत मदद की। सबसे पहले उसकी टी शर्ट के लोगो से कंपनी तक पहुंचा गया, फिर वहां से घर और नंबर मिला, फिर नंबर से लोकेशन मिली और लोकेशन से आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। इस पूरे केस में हर छोटी डिटेल बहुत काम आई और एक छोटी सी टी शर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी। इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकल ट्रेन जैसी जगहों पर लोग इतने जल्दी गुस्से में क्यों आ जाते हैं और क्यों छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाती हैं। बारिश हो रही थी, दरवाजा बंद करने को लेकर बहस हुई थी, लेकिन उसी बहस ने एक 22 साल के युवक की जान ले ली। ये सिर्फ एक इंसान की जान लेने की बात नहीं थी, ये उस बढ़ते गुस्से और असहनशीलता की भी कहानी है जो आज समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग भीड़ में सफर करते हैं, थक कर आते हैं, परेशान रहते हैं और फिर छोटी सी बात पर भड़क उठते हैं, लेकिन इसका अंजाम कितना बड़ा हो सकता है ये इस केस ने साफ दिखा दिया। मुंबई लोकल में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं और ये सिस्टम वैसे तो भरोसे पर चलता है, लेकिन अगर यात्रियों के बीच ही धैर्य खत्म हो जाए
तो फिर ऐसे हादसे किसी भी दिन किसी भी ट्रेन में हो सकते हैं। यही वजह है कि इस घटना के बाद लोग काफी डरे हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रेन में सुरक्षा और सख्त क्यों नहीं की जाती और भीड़ के बीच ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस की तेज कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि लोगों को भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, क्योंकि एक पल का गुस्सा किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। मयंक लोहार की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक 22 साल का लड़का जो रोज की तरह घर लौट रहा था, वो सिर्फ एक बहस की वजह से वापस नहीं आ सका। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो सफर के दौरान गुस्से में आकर सोचने की क्षमता खो देता है। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मयंक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका नाम इस घटना के जरिए हमेशा याद किया जाएगा। और ये केस सिर्फ एक जान लेने का मामला नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है कि गुस्सा कभी भी इतना हावी नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। और अगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बात करें तो उसने साबित कर दिया कि सही तकनीक और तेज निर्णय से बड़ा अपराध भी पकड़ में आ सकता है। मुंबई लोकल का ये केस आज हर उस शख्स के लिए सबक है जो सफर को हल्के में लेता है और किसी बहस को मामूली समझकर छोड़ देता है, क्योंकि कई बार वही मामूली बात जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाती है। और इस घटना ने वही दिखाया है कि एक दरवाजा बंद करने की बात ने कैसे एक माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया और कैसे एक आरोपी को पुलिस ने टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की मदद से 15 घंटे में पकड़ लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में और सख्त कानून बनने चाहिए और लोकल ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए, या फिर लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना के बारे में जान सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बड़ी खबरों और हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।